आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक पोस्टर से करना चाहते हैं और इस पोस्टर से आपको कांग्रेस पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का अंदाजा लग जाएगा और पता लगेगा कि आज क्या हुआ है। यह पोस्टर वर्ष 1989 में आई एक फिल्म से हमने उठाया है। फिल्म का नाम था मैं आजाद हूं और आज गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से यही कह रहे हैं कि वो अब आजाद हैं। कांग्रेस में 52 वर्षों की लंबी राजनीतिक पारी के बाद 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इस पोस्टर को जरा अब आप ध्यान से देखिए पूरी स्क्रीन पर और आपको समझ में आएगा कि ये असल में कहने को तो एक फिल्मी पोस्टर आपको लग रहा होगा, लेकिन आज की जो फिल्मी राजनीति हुई है कांग्रेस पार्टी में, उसकी कहानी भी उतनी ही फिल्मी है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में हर बार मंत्री के तौर पर काम किया और संजय गांधी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से थे। लेकिन सोचिए, जिस नेता ने कांग्रेस में 52 वर्ष बिता दिए, यानी अपना आधे से ज्यादा जीवन बिता दिया, समर्पित कर दिया, आज उसी पार्टी में अपमानित होने के बाद उन्हें यह कहना पड़ा कि अब मैं आजाद होना चाहता हूं। इसलिए आज हम इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और बताएंगे कि गुलाम नबी आजाद का जाना कांग्रेस और उससे भी ज्यादा गांधी परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन सबसे पहले आपको उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं जो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी है अपनी आजादी का ऐलान करने के लिए। हालांकि सोनिया गांधी अपना इलाज कराने के लिए इस समय अमेरिका में है, वो विदेश में है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ है। यानी गांधी परिवार के जो तीनों सदस्य हैं वो इस समय भारत में नहीं है और उन तीनों की गैर मौजूदगी में, इसकी टाइमिंग आप देखिए, तीनों ही भारत में नहीं है, तीनों विदेश में है। और ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद ने आज 26 अगस्त 2022 को 5 पन्ने की ये चिट्ठी लिखी है जो आज मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी है इसमें 7 बड़ी बातें हैं। पहली बात, वर्ष 2013 से पहले जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, तब पार्टी के सीनियर नेताओं की बातों को गंभीरता से लिया जाता था और उन्हें काम करने की पूरी छूट थी। लेकिन जनवरी 2013 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस मैकेनिज्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गुलाम नबी आजाद आगे लिखते हैं कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े और अनुभवी नेताओं को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया और उनकी जगह ऐसे नेताओं की एक मंडली और राहुल गांधी के चापलूसों की मंडली आ गई जो पार्टी से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेने लगी और जिनके पास अनुभव बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, 2013 में ही राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, आपको याद होगा ये, जिसे गुलाम नबी आजाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और वो लिख रहे हैं इसमें कि ये राहुल गांधी का एक बचकाना व्यवहार था, बचपने का व्यवहार था और उनके इस व्यवहार की वजह से कांग्रेस पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। उनका यह भी कहना है कि जो उन्होंने किया उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा होती है, भारत सरकार की जो गरिमा होती है, उससे बहुत ठेस पहुंची। तीसरी बात, पार्टी संगठन में सुधार के लिए गुलाम नबी आजाद और पार्टी के वर्किंग ग्रुप ने जो सुझाव दिए थे और इस पर कुछ सिफारिशें सोनिया गांधी को भेजी थी, वो रिपोर्ट पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के स्टोर रूम में धूल खा रही है और उसे कभी भी लागू नहीं किया गया। चौथी बात, 2014 के बाद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। इसके बाद 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 39 चुनाव कांग्रेस शर्मनाक तरीके से हारी और जिन राज्यों में उसे पूर्ण बहुमत मिला था, अब उनमें से भी सिर्फ 2 राज्यों में ही उसकी सरकारें बची। यहां पर हमें आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर सोचिए कि हमारे, ऐसा मान के चलिए कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का कोई कप्तान है और उसने 49 मैच खेले उसकी कप्तानी में भारत की टीम ने और 49 में से वो 39 मैच हार जाए, तो क्या उसकी कप्तानी रहेगी? क्या उसकी कप्तानी बचेगी? क्या लोग कहेंगे कि इसे फिर भी कप्तान रहना चाहिए? 49 में से 39 मैच कोई भी हार जाए, आप 49 में से 39 असाइनमेंट्स अगर आपको दी गई हैं आपके अपने दफ्तर में, आप कहीं भी काम करते हैं और 49 में से 39 असाइनमेंट्स में आप फेल हो जाएं, 39 प्रोजेक्ट्स में आप फेल हो जाएं एक के बाद एक, तो क्या आपकी नौकरी बचेगी? क्या आपकी कप्तानी बचेगी? क्या आपकी कुर्सी बचेगी? लेकिन ये
अकेली कांग्रेस पार्टी ही है जो 49 में से 39 चुनाव हार गई, फिर भी लोग राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं और आज भी राहुल गांधी ही बड़े फैसले ले रहे हैं। पांचवी बात इसमें जो लिखी है, कांग्रेस पार्टी आज रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है और सोनिया गांधी तो सिर्फ नाम की अध्यक्ष हैं। पार्टी के सारे बड़े फैसले राहुल गांधी, उनके चाटुकार, उनके पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स लेते हैं। यह बहुत बड़ा आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाया है और कहा है कि राहुल गांधी, उनके पीए और यहां तक कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े फैसले लेते हैं। छठी बात, गुलाम नबी आजाद समेत जिन 23 नेताओं ने 2020 में पार्टी में लिए जा रहे फैसलों को लेकर सवाल उठाए थे, चिंता जताई थी, उन सभी नेताओं पर हमले किए गए, उन्हें अपमानित किया गया, उन पर दूसरों से भी हमले करवाए गए और ऐसा करने वाले सारे नेता कांग्रेस पार्टी में एक नेता की ही चापलूसी कर रहे थे। सोचिए, ये बात गुलाम नबी आजाद खुद लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने तो इसलिए सारे सुझाव दिए थे उन 23 नेताओं ने कि पार्टी को रिवाइव कर सकें, पार्टी को मजबूत कर सकें, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारा अपमान किया गया और यह सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ। सातवीं बात वो लिखते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां इसका कुछ नहीं हो सकता और जो नया नेता अगर अध्यक्ष बनेगा भी, वो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगा जो गांधी परिवार के इशारों पर नाचेगा और अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव किसी तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा इस चिट्ठी के आखिर में यह भी लिखा है कि आज कांग्रेस पार्टी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, जबकि उसे पूरे देश में असल में भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, भारत को बाद में जोड़ना। अब आपको यह बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई कोई नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा? तो इस राजनीतिक घटनाक्रम से सबसे ज्यादा नुकसान, असल में कांग्रेस से भी ज्यादा नुकसान गांधी परिवार को होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने की जो वजह गिनाई है, उन वजहों में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। अब इससे गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे और पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ और कमजोर होगी। राहुल गांधी की जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की संभावना थी, उन संभावना को इस इस्तीफे से बहुत बड़ा धक्का लगेगा और एक नेता के तौर पर उनकी जो स्वीकार्यता थी, चाहे वो पार्टी में हो या चाहे पार्टी के बाहर हो, उससे भी धक्का लगेगा। इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत शुरू हो सकती है और कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी इसी तरह पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस विपक्षी मोर्चे को कांग्रेस लीड करने का सपना देखती थी और सोचती थी कि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता बना देंगे, उस सपने को भी इस इस्तीफे से झटका लगेगा। और सबसे अहम, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा परिवारवाद पर सबसे बड़ी चोट है और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय माना जाता है और आज जो चिट्ठी में लिखकर गए हैं, हर बात परिवारवाद के खिलाफ जाती है। 73 वर्ष के गुलाम नबी आजाद का जन्म जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुआ था और वो वर्ष 1970 के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। 1973 में जब वो 24 साल के थे, तब उन्हें डोडा जिले में कांग्रेस का ब्लॉक सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी गुलाम नबी आजाद के काम से इतना खुश हुए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए कहा और यह बात 1975 की है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि संजय गांधी के काफी समझाने के बाद उन्होंने 1975 से 76 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया और इस दौरान संजय गांधी और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। यानी गुलाम नबी आजाद और संजय गांधी बहुत गहरे दोस्त थे। इसके बाद गुलाम नबी दिल्ली आ गए और उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस का महासचिव रहते हुए जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा संजय गांधी गुलाम नबी आजाद के इतने करीबी थे कि जब 27 मार्च 1980 को श्रीनगर में उनकी शादी हुई, तब उनके विवाह में शामिल होने के लिए संजय गांधी खास तौर पर गए थे। हालांकि इसके सिर्फ 3 महीने बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इसके बाद इंदिरा गांधी ने गुलाम नबी आजाद पर काफी भरोसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके पुत्र के बहुत गहरे दोस्त थे। 1980 में ही उन्हें इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में ही तब राजीव गांधी ने पहली बार इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता ली थी। यानी राजीव गांधी को कांग्रेस ज्वाइन कराने वाले नेता गुलाम नबी आजाद ही थे। इसके अलावा 1982 में वो इंदिरा गांधी की सरकार में पहली बार मंत्री बने और इसके बाद यह सिलसिला कभी रुका नहीं।
वर्ष 1982 से 2014 के बीच उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया। यानी सरकार किसी भी प्रधानमंत्री की हो, उन्हें जरूर मंत्री बनाया जाता था। 1980 के मध्य से अब तक उन्होंने बतौर महासचिव, पार्टी महासचिव, कांग्रेस के सभी अध्यक्षों के साथ काम किया और 35 वर्षों में वो देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रहे हैं। और ऐसा उनका दावा है कि इनमें से 90% राज्यों में उन्होंने कभी ना कभी पार्टी को जिताया। कुछ समय पहले तक वो राज्यसभा में 7 साल तक विपक्ष के नेता रहे और 2005 से 2008 के बीच वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुराने दोस्त आज कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की उन्होंने आलोचना की है और उन्होंने संजय गांधी की चापलूसी करने वाला एक नेता बताया। जैसा हम आपको कह रहे थे कि राजनीति भी क्या चीज होती है, कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल देती है। कुछ ही घंटों में जो पुराने दोस्त हैं वो आपकी आलोचना करने लगते हैं। अशोक गहलोत ने आज गुलाम नबी आजाद के लिए कहा कि ये तो कोई नेता ही नहीं थे, ये तो संजय गांधी के चापलूस थे। तो आज गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए। अब एक ऐसे खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके बहुत काम की है। अगर आप अपने चाय में हर रोज शुगर फ्री टैबलेट्स डालकर पीते हैं तो इस खबर को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप शुगर फ्री टैबलेट्स को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप में से जिन लोगों को डायबिटीज है या जो लोग फिट दिखना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कभी न कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। अब एक नई स्टडी आई है जिससे यह पता चला है कि इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको डायबिटीज का मरीज बना सकते हैं और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक आपके जीवन में आर्टिफिशियल मिठास घोलकर उनका कड़वा सच आपसे छिपा रही थी, आज आपको उनके बारे में समझना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी एक तरह की चीनी ही है जिसमें मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यानी जो लोग चीनी नहीं खाना चाहते वो चीनी के विकल्प के तौर पर इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनसे शरीर में शुगर की मात्रा संतुलित रहती है और इनमें कैलोरीज कम होने की वजह से मोटापा या वजन भी आपका कंट्रोल में रहता है। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी चाय में यही शुगर फ्री टैबलेट्स डालते होंगे। जब आप कोई मीठा खाते होंगे, अपने घर में कोई खीर बनाते होंगे या कोई और ऐसी मीठी चीज बनाते होंगे, तो आप अपने घर में कहते होंगे कि इसमें चीनी की बजाय शुगर फ्री डाल देना, और फिर आप उसे खाकर खुश हो जाते होंगे। आपको संतोष रहता होगा इस बात का कि आपने मीठा नहीं खाया। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस नई स्टडी से पता चलता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल नियमित रूप से करता है तो फिर वो भी बीमार हो सकता है, उसे भी डायबिटीज हो सकती है, उसका वजन भी बढ़ सकता है। इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रभाव पर एक नई स्टडी की है। यह स्टडी 18 साल से ऊपर के ऐसे 120 लोगों पर की गई जो पूरी तरह स्वस्थ थे, बिल्कुल फिट थे और जिनकी उम्र 29 वर्ष के आसपास थी। इस स्टडी के दौरान लगातार 2 हफ्तों तक इन लोगों को कुछ खास तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने में मिलाकर दिए गए, जिसके बाद यह पता चला कि इस तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट्स पेट के अंदर की बैक्टीरियल फ्लोरा पर बुरा असर डालते हैं और इससे गट यानी आपकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बिगड़ने लगता है। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज है तो उसके शरीर में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक हो सकता है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं भी है उसे भी यह बीमारी का खतरा पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां यह दावा करती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वजन घटाने में मदद मिलती है, जबकि यह नई स्टडी ये कह रही है कि इससे वजन तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाता है, यानी वजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इससे पहले और भी बहुत सारी स्टडीज इनके ऊपर हो चुकी है। इससे पहले 2014 में नेचर जर्नल में एक ऐसी ही स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकला था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और मोटापे के बीच सीधा संबंध है, और तब यह बहस भी लगातार तब से चल रही है कि शुगर फ्री का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स कितने सुरक्षित हैं। यह नई स्टडी इस बात पर जोर देती है
कि स्वीटनर्स को सुरक्षित मानना शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और जब तक इस दिशा में और ज्यादा पुख्ता रिसर्च नहीं होती तब तक आपके लिए सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। इस समय भारत में 6.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज बन चुके होंगे। हालांकि हमें लगता है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बाजार भारत में और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इससे लोगों के बीच डायबिटीज और मोटापे की समस्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कारोबार यानी टोटल जो उद्योग है ये $13,700 मिलियन मतलब 1,09,000 करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 2026 तक ये 1,28,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा भारत में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें तेजी से हर साल वृद्धि हो रही है। ऐसे लोगों की संख्या हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने और हर साल बढ़ रही है जो कि अब चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी चाय में डालकर पीते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहा है क्योंकि आज का लगभग हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है और इसमें प्रोसेस्ड फूड्स भी शामिल है, जैसे केक में, बिस्किट्स में, ब्रेड में, चिप्स में और टूथपेस्ट में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और टेट्रा पैक वाले जूस आप पीते हैं उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है और आइसक्रीम, मिठाई और यहां तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होने लगा है। यानी एक तरह से कहें तो इस समय हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अपने शरीर में प्रवेश दे रहा है, चाहे आप चाय के जरिए कहिए, मिठाई के जरिए कहिए या बिस्किट या केक के जरिए। और उन लोगों को तो और भी ज्यादा खतरा है जो डायबिटीज की वजह से पहले से ही चीनी नहीं खा सकते और इसके विकल्प के रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी चालाकी से आपके दिमाग पर प्रहार करती हैं और आपको कंफ्यूज करती हैं। ये कंपनियां इन शुगर सब्स्टिट्यूट्स का विज्ञापन करने के लिए ऐसी अभिनेत्रियों और ऐसे मॉडल्स को चुनती हैं जो बहुत फिट दिखते हैं और वो आपको आकर बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से उन्हें कितना फायदा हुआ है और इसीलिए वो इतने फिट है। और लोगों को भी लगता है कि जो मॉडल इसमें आ रहे हैं अगर वो इतने फिट हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनकी वजह से फिट हूं तो फिर इन्हें खाना गलत कैसे हो सकता है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये तमाम विज्ञापन इन प्रोडक्ट्स की असलियत आपके सामने कभी लाते नहीं। और इस खेल को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। बहुत सारी कंपनियां आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कभी इस नाम से नहीं बेचती बल्कि वो इसे कई बार नेचुरल स्वीटनर्स के नाम से बेचती हैं और कहती हैं कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस रिसर्च के बारे में अभी हमने आपको बताया उसमें लोगों पर जिन स्वीटनर्स का इस्तेमाल हुआ उनमें से एक का नाम था स्टीविया। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को बहुत सारी कंपनियां नेचुरल स्वीटनर के तौर पर बेचती हैं क्योंकि स्टीविया एक पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर यह स्वीटनर तैयार किया जाता है और इसी आधार पर कंपनियां इसे एक नेचुरल स्वीटनर कहती हैं। लेकिन सच यह है कि यह स्वीटनर के बाद भी केमिकली ही प्रोसेस होता है। इसका मतलब यह है कि यह नेचुरल स्वीटनर नहीं रहता, इसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और स्टडी में यह पाया गया कि स्टीविया भी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया में बदलाव करता है और पूरी प्रक्रिया पर बुरा असर डालता है। हालांकि अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आमतौर पर स्टीविया को GRAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की श्रेणी में रखता है और इसे काफी हद तक सुरक्षित मानता है। लेकिन इस दिशा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिसर्च आ चुके हैं जो अब शक पैदा कर रहे हैं। इसलिए इजराइल में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इनसे बचने की सलाह दी है।